हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सैल्वेज पाथवे ऑफ प्यूरिन सिंथेसिस के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले समझो ना कि सैल्वेज पाथवे का मतलब क्या होता है। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिन बेसिस जो होते हैं, फिर न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं, उसको हम लोग प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मान लो कि तुम्हारा सेल है। ठीक है, उसको जितने दिन तक उसका लिखा हुआ था भाई कितना दिन वो जिंदा रहेगा, उतने दिन वो जिंदा रहने के बाद वो टूट गया। एक दिन तो ऐसा आता ही है भाई जब इंसान टूट जाता है, सॉरी इंसान नहीं, सेल टूट जाता है। ठीक है, और ये टूटने के बाद ये टूटने के बाद रिलीज करता है तुम्हारा डीएनए, राइट। पता है ना सेल के अंदर में क्या होता है, डीएनए। तो उससे डीएनए निकला। अब डीएनए का अगर लाइसिस होगा, जब डीएनए टूटेगा तो क्या बनेगा, क्या मिलेगा बताओ। जब डीएनए टूटता है तो क्या मिलता है, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड मिलेगा पहले। इसको मैं क्लियर करूँगी, वैसे तो सबको पता होगा क्योंकि सब नीट पास करके ही आए हो। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के बाद क्या होगा, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड। बट मैं इसे भी क्लियर करूँगी। अब प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड के बाद क्या मिलेगा हम लोग को, प्यूरिन बेस, राइट। और ये जो प्यूरिन बेस होता है इसके बाद हमें मिल जाएगा यूरिक एसिड, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो न्यूक्लियोसाइड होता है इसको हम लोगों को ना इसमें कन्वर्ट करना है बेसिकली। और ये जो प्यूरिन बेस है हमारा, इसको हम लोगों को इसमें कन्वर्ट करना है। हमें पता है जिस चीज़ की मैं बात कर रही थी मैं, कि हमें पता है कि अगर हम लोग को न्यूक्लियोटाइड बनाना होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं कि नाइट्रोजन बेस होता है हमारे पास। ठीक है, नाइट्रोजन बेस होता है, वो हमारा जो बेस होता है वो बेसिकली ऐड करते हैं हम लोग राइबोज फॉस्फेट के साथ। राइबोज 5-फॉस्फेट बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, उसके साथ ये ऐड करते हैं ना, तो ये बन जाता है तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड, राइट। ये न्यूक्लियोसाइड के अंदर में जो हम लोग फॉस्फेट भी ऐड कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा हो जाता है तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड। तो ये बताओ कि अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में कमी किस चीज़ की है, फॉस्फेट की, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब इसको रिसाइकल कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, फॉस्फेट। मतलब यहाँ पे होगा तुम्हारा फॉस्फोराइलेशन। क्या होगा यहाँ पे, फॉस्फोराइलेशन होगा, राइट। पर ये फॉस्फेट ग्रुप देता कौन है, फॉस्फोराइलेशन तो हो रहा है पर ये फॉस्फेट ग्रुप देता कौन है, ये देता है तुम्हारा डोनर। कौन होता है यहाँ पे, यहाँ का डोनर होता है एटीपी, राइट। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा प्यूरिन बेस है, इससे तुम्हारा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। ठीक है, तो ये प्यूरिन बेस से प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए बताओ, बेस में तो सिर्फ नाइट्रोजन बेस है। हमें यहाँ पे इसके लिए क्या क्या चाहिए, जब बेस को हम लोगों को कन्वर्ट कराना है हमें इसके लिए चाहिए कम से कम राइबोज 5-फॉस्फेट। बेसिकली हमें राइबोज शुगर चाहिए और हमें चाहिए फॉस्फेट, दोनों ही। ठीक है, तो हम लोग को ये दोनों चीज़ चाहिए, इसलिए हम लोग इसका नाम देते हैं फॉस्फोराइबोसाइलेशन। क्योंकि क्यों बोलते हैं इसको बताओ फॉस्फोराइबोसाइलेशन, फॉस्फोराइबोसाइलेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड करना है और राइबोज ग्रुप भी ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हम लोगों को ये ऐड करना है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा फॉस्फोराइबोसाइलेशन हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे ये दोनों डोनेट कौन कर रहा है, इसको डोनेट करने के लिए हमारे पास है PRPP। इसका नाम होता है फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, अच्छा इसका साइट कहाँ पे होता है, इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे PRPP के बारे में। तो बेसिकली हमें ये समझ में अभी आ गया है कि यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप देना था ये वाला, यहाँ पे तुम्हारा ATP आ जा रहा है। यहाँ पे अगर हम लोगों को देना है इसको फॉस्फेट ग्रुप, तो इसके लिए हमारे पास PRPP आ रहा है। और इवन PRPP दोनों ही दे दे रहा है, राइबोज ग्रुप भी दे दे रहा है, फॉस्फेट ग्रुप भी दे दे रहा है। अच्छा ये साइट क्या होता है इस जगह का, ये बताओ। साइट कहाँ होता है भाई इनका, साइट होता है हमारा सारे ऑर्गन्स में, हर एक ऑर्गन्स में होगा तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद भाई इससे होगा क्या, मतलब व्हाट इज़ इट सिग्निफिकेंस। देखो पहला बात तो ये है ना कि यहाँ पे एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है भाई, ये ना वेस्ट हो जाता तुम्हारा, यूरिक एसिड में बन जाता। तो ये इसको हम लोग ना यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि जहाँ पे डिनोवो सिंथेसिस नहीं होता है वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। तो वहाँ के लिए हम लोग का यूज़ होता है ये साल्वेज पाथवे। तो बात ये है कि यहाँ पे जो हम लोग साल्वेज पाथवे यूज़ कर रहे हैं, देखो हमने बोला था कि देखो डिनोवो सिंथेसिस होता है, सब जगह ही होता है ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साल्वेज पाथवे ही रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए। और वो कौन कौन सा जगह है, वो है तुम्हारा ब्रेन, WBC,
एंड आरबीसी। ये जो तीनों है ना, यहाँ पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है किसके ऊपर, सैल्वेज पाथवे के ऊपर न्यूक्लियोटाइड बनवाने के लिए। बाकी हर जगह डीनोवो सिंथेसिस है, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ सैल्वेज पाथवे पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हमें इसका सिग्निफिकेंस भी समझ में आ गया कि यहाँ पे हमने दो सिग्निफिकेंस एकदम याद कर लो, और उसको याद करने की भी क्या ही ज़रूरत है, पता है मेरा। राइट, सिग्निफिकेंस के नाम पे क्या ही है यहाँ पे बताओ। पहला तो ये है कि यहाँ पे ना एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है, राइट। दूसरा ये है कि यहाँ पे उन ऑर्गन्स के लिए जहाँ पे डिनोवो सिंथेसिस नहीं होता है, जैसे कि तुम्हारा ब्रेन, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, इन जगहों पे ये बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिनोवो सिंथेसिस होता ही नहीं है, राइट। ठीक है, तो और दूसरा ये है कि यहाँ पे इफेक्टिव रिसाइकलिंग होता है न्यूक्लियोटाइड का। इफेक्टिव रिसाइकलिंग कहने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियोटाइड तुम्हारा निकल रहा है ना यहाँ पे, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड है ना तुम्हारा, इसका ना हम लोग इफेक्टिव रिसाइकलिंग करा देते हैं। मतलब कि वो प्रॉपर तुम्हारा जो बेस है वो कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड में, फिर उसको हम लोग आगे जाके और भी यूज़ कर सकते हैं। मेन ना इसमें बस दो चीज़ें याद रखो, ठीक है, एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और दूसरा जहाँ पे डिनोवो सिंथेसिस नहीं हो रहा है वहाँ पे प्यूरिन सिंथेसिस इसी की वजह से होता है, मतलब सैल्वेज पाथवे को ही फॉलो करके होता है। अब मेन है कि आखिर फॉस्फोराइबोसाइलेशन जो हो रहा है प्यूरिन का, हमने दो चीज़ें पढ़ी ना। एक हमने पढ़ा कि फॉस्फोराइलेशन हो रहा था, क्या पढ़ा हमने, फॉस्फोराइलेशन हो रहा था। एक हमने क्या पढ़ा था कि फॉस्फोराइबोसाइलेशन हो रहा था। फॉस्फोराइबोसाइलेशन में क्या होता है, फॉस्फोराइबोसाइलेशन ऑफ प्यूरिन में क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या होता है कि मानो तुम्हारे पास एडेनिन है, ये एडेनिन जो होता है तुम्हारा, ये कन्वर्ट होता है तुम्हारा AMP के अंदर, किसके प्रेजेंस में, APRTAs। APRTAs का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। एडेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में एडेनिन जो होता है वो AMP में कन्वर्ट हो रहा है। बेसिकली ये क्या है, ये एक प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है, और ये क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड है, या न्यूक्लियोसाइड है या नहीं, वो हम लोग उसको फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी हमारे पास ये प्रॉपर बेस है, एडेनिन इज बेस ना, एडेनोसिन इज द न्यूक्लियोसाइड, राइट। तो एडेनिन जो है वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है AMP में, मतलब ये एक हमारे पास बेस है जो कन्वर्ट हो रहा है हमारे किसमें, न्यूक्लियोटाइड के अंदर में। इसको क्या चाहिए होगा, इस बेस को चाहिए दो चीज़ें, एक चाहिए तुम्हारे को राइबोज ग्रुप, और इसको फॉस्फेट भी चाहिए टू कन्वर्ट इनटू न्यूक्लियोटाइड, राइट। अब इसको ये कौन दे रहा है, अभी मैंने बताया था कि इसको देने के लिए आया है तुम्हारा PRPP। ठीक है, ये जो PRPP आता है यही जाके इसको देता है, ये दोनों चीज़ देगा इस एडेनिन को, और इसको कन्वर्ट कर देगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर। ये जो होता है उसके बाद यहाँ पे PPI रिलीज होता है। देखो PPI का भी ना खुद का अपना इंपॉर्टेंस है भाई, एक मतलब तुम सोचो, अगर हमारे पास PPI जो निकल रहा है ना, वो PPI बेसिकली ना वो 2PI में कन्वर्ट हो जाता है। जो PPI होता है वो 2PI में कन्वर्ट हो जाता है, और ये काफ़ी हाई एनर्जी वाला प्रोसेस होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये ना पूरे रिएक्शन को इरिवर्सिबल बना रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि एडेनिन जो है वो AMP में कन्वर्ट हो रहा है तो AMP भी इधर आ जाएगा, नहीं। एक वे में अगर कोई लेकर जा रहा है तो वो तुम्हारा PPI है, रिएक्शन और एनर्जी कंजर्वेशन में भी हेल्प कर रहा है, राइट। यहाँ पे बस तुम इतना याद रखो कि जो तुम्हारा PPI बना है ना, ये PPI तुम्हारे को ये रिएक्शन को रिवर्सिबल बना रहा है बेसिकली। ठीक है, अगर ये PPI नहीं निकलता ना तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल ही नहीं होता। उसके बाद हम लोग दूसरा रिएक्शन पे आते हैं। देखो ज़्यादा ना, वैसे चाहूँ तो मैं सिर्फ लिख कर जा सकती हूँ, पर मैं एक एक चीज़ बता रही हूँ कि PRPP कौन यहाँ पे क्या दे रहा है, PPI जो निकला है वो क्या में मदद कर रहा है, क्या हेल्प कर रहा है। दूसरा देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं हाइपोजेंथिन के बारे में। ये जो हाइपोजेंथिन बनता है, ये हाइपोजेंथिन कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा IMP में, किसके प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है, ये HGPRTAs। इसको भी क्या कहेंगे, हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, वही चीज़ हो रहा है कि PRPP आ रहा है, यहाँ से PPI निकल रहा है, और ये इसको बेसिकली हाइपोजेंथिन एक बेस है, इसको ये राइबोस शुगर
और फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करा और ये एक न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो IMP इज अ न्यूक्लियोटाइड, AMP इज अ न्यूक्लियोटाइड। अब तीसरा आ रहा है हमारे पास तीसरा आता है हमारे पास, वो होता है गुआनिन। गुआनिन जो होता है बेसिकली ये भी तुम्हारा सेम एंजाइम यूज़ करता है, AGPRTase एंजाइम यूज़ करता है और ये कन्वर्ट जाता है तुम्हारा गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट में, एंड दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियोटाइड। दिस इज GMP। ये क्या होता है? ये होता है तुम्हारा GMP। ठीक है, तो ये था तुम्हारा सैलवेज पाथवे का फॉस्फोराइबोसाइलेशन वाला पार्ट। हम लोग को दूसरा पार्ट पढ़ना है, वो है फॉस्फोराइलेशन। हम लोग पढ़ेंगे क्या फॉस्फोराइलेशन के बारे में। फॉस्फोराइलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो न्यूक्लियोसाइड है ना उसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब न्यूक्लियोसाइड में पहले से एक राइबोज शुगर और बेस प्रेजेंट है, बस हम लोग को उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है, और ये फॉस्फेट ग्रुप उसको देता कौन था? ATP। ये मैं पहले बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि मान लो तुमने एडेनोसिन लिया, हम लोग एडेनिन लेंगे। एडेनिन एक बेस होता है, एडेनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड। तो एडेनोसिन जो होगा बेसिकली यहाँ पे एडेनोसिन डीएमिनेज के, एडेनोसिन काइनेज के प्रेजेंस में, सॉरी इट्स एडेनोसिन काइनेज, एडेनोसिन काइनेज के प्रेजेंस में ये AMP में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। मेन चीज़ ये है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एडेनोसिन काइनेज। यहाँ पे कौन इसको दे कौन रहा है भाई? कौन दे रहा है इसको? फॉस्फेट। और न्यूक्लियोटाइड में कौन कन्वर्ट करा रहा है? इट्स ATP। ATP खुद सोचो, अगर ये अपना दे देगा तो किस में कन्वर्ट होगा? ADP में। अरे ATP क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब क्या होता है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। दूसरा हम लोग को एग्जांपल देखना है गुआनोसिन के बारे में। गुआनोसिन, ये जो गुआनोसिन होगा वो किसके प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है भाई? गुआनोसिन काइनेज के प्रेजेंस में। काइनेज है, ठीक है, ध्यान देना। इट्स गुआनोसिन काइनेज। गुआनोसिन काइनेज के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स GMP, राइट। यहाँ पे भी कौन डोनेट करेगा इसको? ATP। और क्या कन्वर्ट हो जाएगा? ADP में, राइट। इतना चीज़ क्लियर हुआ? ये था तुम्हारा सैलवेज पाथवे के बारे में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यूरिन कैटाबॉलिज्म के बारे में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्यूरिन कैटाबॉलिज्म। तो बेसिकली प्यूरिन कैटाबॉलिज्म होता क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा ना लिवर में देखने को मिलता है, और लिवर में भी जो सेल्स होते हैं उसमें कहाँ पे भाई? साइटोप्लाज्म के अंदर में, ठीक है। अच्छा, इसका एंड प्रोडक्ट क्या है? प्यूरिन का कैटाबॉलिज्म मतलब समझ रहे हो ना, प्यूरिन अब टूट रहा है, ठीक है। प्यूरिन का सिंथेसिस नहीं कर रहे ना, डीनोवो सिंथेसिस नहीं कर रहे हम लोग, नहीं हम लोग यहाँ पे या फिर साल्वेज सिंथेसिस का, साल्वेज पाथवे को फॉलो कर रहे हैं, जिससे प्यूरिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। हम लोग अब प्यूरिन के कैटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका जो एंड प्रोडक्ट आएगा ना प्यूरिन को कैटाबोलाइज करके, वो होता है यूरिक एसिड। अब पढ़ते हैं हम लोग उसका एक एक करके जो स्टेप्स होते हैं। तो देखो प्यूरिन कैटाबॉलिज्म में क्या क्या होता है। सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड हमने AMP बनाया था साल्वेज पाथवे से। वैसे मैं बोल रही हूँ साल्वेज पाथवे, बट ऐसा दिमाग में नहीं बैठाने कि सिर्फ साल्वेज पाथवे ही है। यहाँ पे GMP हो गया, ठीक है, IMP हो गया और GMP हो गया, और AMP तो है ही है, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड है, हम लोग इन न्यूक्लियोटाइड को तोड़ तोड़ के यूरिक एसिड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि प्यूरिन कैटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है? यूरिक एसिड। तो यहाँ से AMP जो तुम्हारा आ रहा है, ये सबसे पहले क्या होता है, ये AMP तुम्हारा इसमें कन्वर्ट हो जाता है IMP में। मतलब पहले ही कन्वर्ट हो गया क्या? पहले ही हो गया। किसके प्रेजेंस में होता है ये? AMP डीएमिनेज के प्रेजेंस में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ये जो IMP है, ये GMP है, और ये AMP है। AMP तुम्हारा एडिनोसिन में कन्वर्ट होगा, IMP तुम्हारा आइनोसिन में कन्वर्ट होगा, GMP तुम्हारा गुआनोसिन में कन्वर्ट होगा। बेसिकली यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगता है? यहाँ पे एंजाइम होगा तुम्हारा न्यूक्लियोटाइडेज। यहाँ पे भी वही है, और यहाँ पे भी वही है। मतलब सब जगह पे सेम ही है, न्यूक्लियोटाइडेज दोनों जगह पे सेम एंजाइम यूज़ हो रहा है, ठीक है। तुम खुद दिमाग लगाना, ठीक है, मैं ना तुमसे कुछ बोलूँगी नहीं, तुम खुद बताना मुझे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए इस रिएक्शन में। यहाँ पे तुम्हारा क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड को हम लोग किस में कन्वर्ट करें? न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? उसमें फॉस्फेट होता है, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट होता है, और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट नहीं होता है। मतलब यहाँ से आ रहा होगा तो एक फॉस्फेट ग्रुप निकाल रहा होगा, और वो अगर फॉस्फेट ग्रुप निकाल रहा है तो वो कैसे निकाल रहा है?
यहाँ पे मान लेते हैं कि फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, पर वो निकाला किसकी मदद से? पानी की मदद से। बेसिकली पानी आया और उसको तोड़ दिया। तो हर जगह यही करो। यहाँ पे भी वही चीज़ होगा कि यहाँ पे H2O जो है बेसिकली वो कन्वर्ट हो आ रहा है, वो तोड़ रहा है बॉन्ड को, और यहाँ पे क्या बना रहा है? बेसिकली PI बॉन्ड को क्या कर रहा है? वो निकाल रहा है। यहाँ पे भी यही होगा कि H2O जो है तोड़ा बॉन्ड को, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दैट इज़ फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अलग हो गया, और ये बेसिकली तुम्हारे एक बेस में कन्वर्ट हो चुका है। एडेनोसिन जो है तुम्हारा, एडेनोसिन अमाइनेज डी एमिनेज के प्रेजेंस में, मैं यहाँ पे एडेनोसिन डी एमिनेज, ठीक है, एडेनोसिन डी एमिनेज के प्रेजेंस में आइनोसिन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ना इसको, अब यहाँ के बाद से अब आइनोसिन और गुआनोसिन अलग पढ़ेंगे हम लोग। आइनोसिन क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड है। गुआनोसिन क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड है। राइट नाउ यहाँ से क्या होगा ये बेसिकली, और इसका क्या हो रहा है, हम लोग दोनों का देखेंगे साथ में। ठीक है, आइनोसिन तो होगा तुम्हारे यहाँ पे सबसे पहले एंजाइम कौन से होता है? न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज। तो एक हो जाएगा यहाँ पे एंजाइम, तो याद करना पड़ेगा ना, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो आइनोसिन है, आइनोसिन में क्या क्या होगा बताओ? ये एक न्यूक्लियोसाइड है, मतलब इसमें एक राइबोज शुगर होगा और एक फॉस्फेट ग्रुप एडेड होगा। राइट ना? गलत बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ कि एक राइबोज शुगर होगा और एक नाइट्रोजन बेस होगा ना। हम लोग को क्या करना है, इससे हम लोग को बेस चाहिए। ठीक है, लाइक आइनोसिन है तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? हाइपोजेंथिन मिलेगा। तो हमें यहाँ पे हाइपोजेंथिन चाहिए। यहाँ से गुआनोसिन है, हमें गुआनिन चाहिए। जो थोड़ा नीचे लेकर जा रहे हैं उसका रीज़न समझ में आ जाएगा। क्या चाहिए? गुआनिन चाहिए। अब अपना दिमाग ला कर बोलना है एक बार कि यहाँ पे क्या करना होगा हम लोगों को कि राइबोज शुगर को हटाना होगा, क्योंकि हमें सिर्फ नाइट्रोजन बेस चाहिए। राइबोज शुगर को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे ना PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें ऐड कराते हैं। बेसिकली इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या करता है, यहाँ पे देखना आराम से। तुमने पढ़ा है ना कि तुम्हारा ये राइबोज शुगर होता है, तो ये हमारा क्या है बेसिकली? इट्स अ पेंटोज शुगर। राइट, ये पेंटोज शुगर है। यहाँ से हमें पता है कि नाइट्रोजन बेस से ना ये फर्स्ट कार्बन से ही अटैच्ड होता है। इतना तो पढ़ा ही होगा ना 11th-12th में। और यहाँ से यहाँ पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता था, जो कि हम लोग इसको निकाल चुके हैं पहले ही। अभी हमारा जो कंडीशन है ना वो ये है, क्योंकि हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। हम लोग को ये सिर्फ चाहिए नाइट्रोजन बेस। तो हम लोग जो PPI इसमें ऐड करते हैं ना, ये क्या करता है? इस बॉन्ड को तोड़ देता है। इस बॉन्ड को तोड़ने के बाद ये क्या करेगा? ये इस यहीं पे इस बॉन्ड को तोड़ दिया, नाइट्रोजन बेस अलग हो गया, और यहाँ पे आके खुद जुड़ जाता है फॉस्फेट। तो बताओ ये क्या बन गया? ये खुद राइबोज शुगर था, राइबोज था, और यहाँ पे फॉस्फेट आ गया। कितने कार्बन पे? फर्स्ट कार्बन पे। तो क्या बना? राइबोज 1 फॉस्फेट बना। क्या बनेगा? राइबोज 1। यहाँ दिख नहीं रहा, रुको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो अब ये समझ में आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि राइबोज 1 फॉस्फेट बन रहा है, कि मतलब यहाँ पे तुम्हारा राइबोज 1 फॉस्फेट बनता है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि राइबोज 1 फॉस्फेट क्यों, राइबोज 5 फॉस्फेट बनना चाहिए था। अब तुम में से ना बहुत सारे बच्चे ये होंगे कि भाई राइबोज 5 फॉस्फेट क्यों बनना था। लोगों को तो ये भी कन्फ्यूज़न ही नहीं आता कि राइबोज 5 फॉस्फेट भी बनना चाहिए था। मतलब देखो, मैं भी तुम्हारे जैसी ही थी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया था। मैम जब ये पूछी थी ना हमारे क्लास में कि राइबोज 5 फॉस्फेट बनना चाहिए था, अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि राइबोज 1 फॉस्फेट क्यों बन रहा है। भाई मैंने सोचा ही नहीं कि राइबोज 5 फॉस्फेट भी बनना चाहिए था, पर कोई नहीं, मैं बताती हूँ कि राइबोज 5 फॉस्फेट क्यों लोगों को लगता है कि राइबोज 5 फॉस्फेट बनना चाहिए था। यहाँ पे मान लो कि तुम्हारे पास ये पेंटोज शुगर है, ठीक है, जनरल हम न्यूक्लियोटाइड का फूड बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ से नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ रहता है। ये फर्स्ट कार्बन था और ये 5th कार्बन है। 5th कार्बन पे ना तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। बेसिकली हमारा जो न्यूक्लियोटाइड बनता है वो राइबोज 5 फॉस्फेट और एक नाइट्रोजन बेस से बनता है। तो हमें लगता है कि भाई नाइट्रोजन बेस तो निकाल दिए, मतलब नाइट्रोजन बेस तो अलग हो गया। तो अगर नाइट्रोजन बेस अलग हो रहा है तो यहाँ पे राइबोज 5 फॉस्फेट बच गया, तो बाहर जो निकल रहा था यहाँ पे वो राइबोज 5 फॉस्फेट होना चाहिए था, बट निकल क्या रहा है? राइबोज 1 फॉस्फेट। और राइबोज 1 फॉस्फेट क्यों निकल रहा है ये भी हमको समझ में आ गया। और ये भी समझ में आ गया कि लोग ऐसा सोचते क्यों है कि राइबोज 5 फॉस्फेट निकलना चाहिए था। भाई राइबोज 5 फॉस्फेट तब निकलता ना बेवकूफ़, जो हम लोग डायरेक्टली यहीं पे तोड़ रहे हैं। भाई हम लोग इसको फॉस्फेट को पहले हटा चुके हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको तोड़ रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं बोल रही हूँ कि ये तुम्हारा यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है ना और यहाँ पे फॉस्फेट, तो हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं ना अभी न्यूक्लियोटाइड तोड़ने का, हम लोग पहले फॉस्फेट पहले ही हटा दिए, फिर हम लोग ये बॉन्ड को तोड़ रहे हैं।
और इस बॉन्ड को तोड़ने के बाद हम लोग फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए राइबोज 1 फॉस्फेट बन रहा है। समझ में आया बात? ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि जो हाइपोजैंथिन है ना, अच्छा ये भी इधर भी यही सेम सेम, ठीक है, सेम सेम। यहाँ पे पी आई हो गया, तो पी आई इधर क्या होगा, राइबोज 1 फॉस्फेट। और यहाँ पे भी सेम कहानी दोहराना है, ठीक है, कोई अलग बात नहीं है। उसके बाद हाइपोजैंथिन के बाद हम लोग देखते हैं कि ये तुम्हारा जैंथीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज़ किया हमने, यहाँ पे यूज़ किया हमने जैंथीन ऑक्सीडेज, ठीक है। ये सिर्फ इसके लिए यूज़ किया हमने इस बार, ये दोनों में यूज़ हो रहा था, बट ये यहाँ पे सिर्फ इसी के लिए यूज़ होगा। और ये जो गुआनिन भाई साहब थे, गुआनिन नहीं आता यार बोलने, क्या करूँ अब मैं। देखिए गुआनिन है, तो ये गुआनिन जो है ना वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये जैंथीन ऑक्सीडेज है। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं O2 प्लस H2O। ऐसे लिखा रहता है कि H2O2 बन गया। हमें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, हम लोग रट के चले जाते हैं। समझो मेरी बात को, ये जो जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम है ना, ये जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है वो ऑक्सीडाइज करता है किसको, हाइपोजैंथीन को ऑक्सीडाइज करता है। इसका मतलब क्या है कि ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है। हाइड्रोजन निकलना का मतलब समझते हो ना, किसी चीज़ कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये हाइड्रोजन खींच के रख लेता है अपने पास। लेकिन ये खुद जो हाइड्रोजन रखा है ना, ये खुद का हाइड्रोजन किसके पास भेज देगा, ऑक्सीजन के पास, और फिर इसको कन्वर्ट करा के बना देता है H2O2। तुमने पढ़ा ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन होता है, जब हम लोग 11th में तभी पढ़ा था ना, कि जो ये होता है ना फाइनल एक्सेप्टर जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे भी ऐसा ही काम कर रही है ऑक्सीजन, फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर बन रही है और किस में कन्वर्ट हो जा रही है, H2O2 में। ये बात क्लियर हुआ मैं क्या बोल रही हूँ? ये जैंथीन ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में सारी चीज़ें, ठीक है। अब जैंथीन बन गया भाई, गुआनिन भी इसमें कन्वर्ट हो गया है, और ये जैंथीन जो है लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में, राइट। दिख नहीं रहा है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा यूरिक एसिड में। किसके प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है, ये जैंथीन ऑक्सीडेज के ही प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है, राइट। ओके, यहाँ पे भी तुम सेम ही काम कर दो। अब भाई सेम चीज़ आ रहा है तो हम भी सेम ही काम करेंगे। भाई ये जैंथीन ऑक्सीडेज फिर अपना हाइड्रोजन लेके देगा किसको, ऑक्सीजन को, इसलिए ऑक्सीजन यूज़ करना पड़ेगा, और दे दिया है तो बेचारे H2O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? मैंने बिल्कुल भी तुमको रटाने की कोशिश नहीं की। अगर तुमने समझा है ना, तुम्हें एक एक रिएक्शन में एक एक चीज़ क्यों हो रहा है ना, समझ में आ रहा होगा। अगर तुमको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा ना, मैंने एक एक चीज़ फील करा है, लेजेंड फील करा है भाई। अगर तुम्हें समझ में आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और भाई करो यार, मतलब देखो यार मेरी वीडियोज़, इतने अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती हूँ मैं, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है इंसान का, जिसको पढ़ने का मन भी नहीं करेगा ना वो भी पढ़ने बैठ जाएगा। तो यार करो, लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई प्लीज़। अगर तुमको इसका डिसऑर्डर का भी वीडियो चाहिए ना, तो इसके बाद मैं डिसऑर्डर का वीडियो डाल दूँगी, और फिर वो भी क्लियर हो जाएगा तुम्हें। भाई फैलाओ इस वीडियो को यार, लोगों तक पहुंचाओ, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि ऐसा कोई है वीडियो लेक्चर अवेलेबल जहाँ पे आप फील कर सकते हो बायोकेमिस्ट्री को, एनाटॉमी को, ठीक है। और कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और बताओ मुझे।